हेलो दोस्तों, तो मैं आज आप सभी के लिए कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान का एक वार्षिक पेपर लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह सीता बाल विद्या महमूदाबाद स्कूल से आया है। तो चलिए हम बिना समय को गंवाए इसके प्रश्न उत्तर से शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, ClF3 की आकृति है। पहला ऑप्शन है टी आकार, दूसरा ऑप्शन है वी आकार, तीसरा ऑप्शन है त्रिकोणीय समतलीय, चौथा ऑप्शन है पिरामिडीय। तो फ्रेंड्स, इसकी हमें आकृति निकालने के लिए हमें इसका संकर्ण ज्ञात करना होगा। तो संकर्ण ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है A1/2 ब्रैकेट में जो केंद्रीय परमाणु होता है उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और माइनस जो यौगिक पर धन आवेश होता है वो, और प्लस जो यौगिक पर ऋण आवेश होता है वो, और प्लस जो F3 या H की संख्या होती है वो। तो चलिए अब इससे हम संकर्ण निकालते हैं। तो इसमें क्लोरीन है और क्लोरीन के बाह्यतम परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए और 3 फ्लोरीन हैं, उनको भी हम इसमें जोड़ देते हैं। इसको हल करने पर हमें 5 प्राप्त होगा, जिससे इसमें sp3d संकरण होगा। जिससे इसमें sp3d संकरण होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो हमारा z बराबर निकल कर आया है वो 5 है, और z बराबर 5 के लिए sp3d संकरण होता है। यदि z बराबर 4 आता तो sp3 संकरण होता, और यदि इसी को हल करने पर 3 आता तो sp2 होता, और यदि 2 आता तो sp संकरण होता। तो इसके अनुसार जो जिसका संकरण sp3d1 होता है उसकी आकृति पिरामिडीय होती है। इसलिए जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद ख नंबर प्रश्न आता है, निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है। पहला ऑप्शन है सोडियम प्लस का, दूसरा ऑप्शन है O2 माइनस का, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन 3 माइनस का, और चौथा ऑप्शन है Mg2 प्लस का। तो फ्रेंड्स, जो आकार होता है वह सबसे बड़ा आकार ऋण आयन का होता है, उससे छोटा आकार तत्व का होता है, और सबसे छोटा आकार धन आयन का होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा नाइट्रोजन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ऋण आवेश है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, जबकि इस पर पॉजिटिव है, इसलिए ये इसमें सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका आकार भी छोटा हो जाएगा और इसका भी आकार छोटा हो जाएगा, क्योंकि इनमें जेफ अधिक हो जाएगा, और जबकि N3 में जेफ बहुत ही कम रहेगा, जिसके कारण इसका आकार बड़ा होगा। इसके बाद घ नंबर प्रश्न आता है, निम्न में प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है CH3COO माइनस, तीसरा ऑप्शन है OH माइनस, और चौथा ऑप्शन है CH3O माइनस। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा तीसरा ऑप्शन है OH माइनस राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अंगा नंबर प्रश्न आता है, C2CN ब्रैकेट में CN4 में पाई बंधुओं की संख्या है। तो फ्रेंड्स, ये सवाल मैं चाहता हूँ आप सभी लोग मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। ये आप सभी के लिए होमवर्क है, यदि आप नहीं कर पाते हैं तो मैं इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। चलिए मैं इसकी संरचना बना देता हूँ और आप लोग इसका उत्तर मुझे बता देना। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होगी, कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, और इधर CN, इधर भी CN, इधर भी CN, इधर भी CN। ये आपका CN हो जाएगा, ये भी CN हो जाएगा, ये भी CN हो जाएगा, और ये भी CN हो जाएगा, और नाइट्रोजन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध होता है। इसके बाद हमारा 4 नंबर प्रश्न आता है, निम्न में कौन SN2 अभिक्रिया अधिक तीव्रता से देगा। पहला ऑप्शन है CH3Br, दूसरा ऑप्शन है CH3I,
तीसरा ऑप्शन है CH3F और चौथा ऑप्शन है CH3Cl। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा तीसरा ऑप्शन है CH3F राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा 2 नंबर का प्रश्न आता है NTP पर 5.6। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थ बताना है। तो इसमें जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा उसका वो अपचायक कहलाएगा और जिसका अपचयन हो रहा होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। अब सवाल ये आता है कि आप ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण और अपचयन को कैसे पहचानेंगे। तो फ्रेंड्स जिसमें ऑक्सीकरण की संख्या घटेगी उसमें अपचयन होगा और जिसमें ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ेगी उसमें ऑक्सीकरण होगा। फ्रेंड्स यदि मैं इसे हल कराता हूँ विस्तार पूर्वक तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ और आप लोग खुद से करना। इसके बाद ग नंबर प्रश्न आता है हुंड के नियम को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो फ्रेंड्स हुंड का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ज़रूर कर लेना। हुंड का नियम यह बताता है कि किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम एक दिशिक भरे जाते हैं। जब सभी उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं उसके पश्चात मतलब विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों को भरना प्रारंभ किया जाता है। और इसी में आपका पाउली का अपवर्जन नियम और अफबाउ का नियम भी आता है। ये दोनों नियम भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अफबाउ के नियम के अनुसार किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं और पाउली के नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। तो ये थे पूरे तीनों नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए फ्रेंड्स आप सभी को इन नियमों को कर लेना है। इनको आप अपनी कॉपी पर ढंग से लिख लेना। इसके बाद हमारा इसमें घ नंबर प्रश्न आता है मुक्त मूलक और आयन में 4 अंतर लिखिए। तो फ्रेंड्स आपको मुक्त मूलक और आयन में 4 अंतर लिखना है। तो जो मुक्त मूलक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और जबकि जो आयन होते हैं उनमें चार्ज पाया जाता है। जो मुक्त मूलक होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं और जो आयन होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको इसमें अंतर लिख देना है। इसके बाद 3 का नंबर प्रश्न आता है यूरिया के एक जलीय विलयन की मोलरता 4.44 मोलर है। विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको इसमें जो विलयन है उसका मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें जो यूरिया है उसके मोलों की संख्या ज्ञात कर लेनी है और उसके बाद जो जल है उसके मोलों की संख्या ज्ञात कर लेनी है। फिर यूरिया के मोलों की संख्या और बटे में यूरिया और जल के मोलों की संख्या को जोड़कर भाग दे देना है और आपको मोल प्रभाज मिल जाएगा। यदि ये क्वेश्चन हल नहीं होता है तो आप लोग को जो कमेंट बॉक्स है उसमें बताना, मैं ज़रूर ही इसको हल करूँगा और आप सभी तक इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। इसके बाद ख नंबर प्रश्न आता है क्या कारण है कि ठोस NaCl विद्युत का कुचालक है जबकि गलित NaCl विद्युत का सुचालक है। तो फ्रेंड्स जो NaCl जब ठोस अवस्था में होता है तब इसमें जो आयन होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। चूँकि NaCl में विद्युत का वाहक उनके आयन्स द्वारा होता है, इसलिए जब वह गलित होता है तब वह अपने आयनों में विभक्त होता है और वो आयन विद्युत का चालन करते हैं। तो ये रीजन है जिसके कारण ठोस NaCl विद्युत का कुचालक होता है। इसके नंबर इसमें ग प्रश्न आता है Cr जिसका परमाणु क्रमांक 24 है के एक 3D इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना कीजिए। तो इसमें आपको फ्रेंड्स 3D इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना करनी है। इसके बाद घ नंबर प्रश्न आता है जो कि 84 ग्राम NaHCO3 को गर्म करने पर NTP पर कितने लीटर CO2 गैस प्राप्त होगी, जिसमें सोडियम का
परमाणु भार 23 दिया है और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। इसके बाद इसमें 4 नंबर प्रश्न आता है, जिसका का वाला प्रश्न है, क्या कारण है कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन बंधुता नाइट्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता से अधिक है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको कारण बताना है कि जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन बंधुता है उससे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक क्यों है। तो फ्रेंड्स, आपको जेफ निकाल लेना है इसमें किसका अधिक हो, और फिर जेफ के आधार पर इलेक्ट्रॉन बंधुता की गणना कर देना है। जिसका जेफ अधिक होगा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी अधिक होगी। इसके बाद हमारा ख नंबर प्रश्न आता है, अभिक्रिया MnO2 प्लस HCl और फिर उत्पाद में दिया है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O का ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके हर एक चाहे फिर वो अर्ध वार्षिक परीक्षा हो चाहे फिर वो वार्षिक परीक्षा हो, ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। एक तो ये ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना और दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना। इसके बाद इसी में ग नंबर प्रश्न आता है, Mn4 प्लस जिसका परमाणु क्रमांक 25 है के अधिकतम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान लिखिए। तो इसमें जो डी कक्षक में या फिर आता है इलेक्ट्रॉन 4d1, उसकी चारों क्वांटम संख्याएं आपको लिखना है। n का मान, l का मान, m का मान और s का मान, चारों क्वांटम संख्याएं लिखनी हैं। इसके बाद 5 का नंबर प्रश्न आता है, अभिक्रिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और दिया है CH3 CH सिंगल बॉन्ड Br और फिर सिंगल बॉन्ड CH3 की क्रिया विधि लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको क्रिया विधि लिखना है। ये मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार अभिक्रिया की गई है। इसकी आप लोगों को क्रिया विधि कर देना है। आपका पेपर ज़्यादा कठिन नहीं था, बहुत ही आसान है और आप सभी लोग यदि पढ़े हैं तो अवश्य ही कर लेंगे। इसके बाद ख नंबर प्रश्न आता है, 94% W/V H2SO4 के जलीय विलयन की मोलरता तथा मोललता की गणना कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक परीक्षा में, चाहे वो बोर्ड परीक्षा हो इंटर की, उसमें भी केमिस्ट्री में इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और मोलरता, मोललता और नॉर्मलता की परिभाषाएं पूछी जाती हैं और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। और ये आपके क्लास 11th में अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं में इस पर आधारित न्यूमेरिकल और परिभाषाएं पूछी जाती हैं। इसलिए आप ये वाले जो टॉपिक्स हैं ज़रूर ही कवर कर लेना। और इसमें और दिया है, विलयन का अपेक्षित घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। इसके बाद ग नंबर प्रश्न आता है, एक कार्बनिक यौगिक के 0.21 ग्राम के दहन पर 17 डिग्री सेल्सियस ताप पर 733.4 मिलीमीटर दाब पर 29 ml नाइट्रोजन भाप होती है। यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। इसके बाद घ नंबर प्रश्न आता है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का उल्लेख करना है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण का संवेग और उसकी स्थिति जो है उसका एक साथ निश्चित पता लगाना असंभव है। इसमें जो त्रुटि होती है वो h/2 पाई होती है। इसके बाद प्रश्न आता है 6 का जिसमें है डी ब्लॉक
तत्व क्या है? डी ब्लॉक तत्वों के 4 लक्षण लिखिए। तो फ्रेंड्स आपको डी ब्लॉक तत्वों के 4 लक्षण लिखना है और जो है उनको बताना है कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स ये जो डी ब्लॉक वाला प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके इंटर में भी बहुत ही साथ देगा, क्योंकि जो इंटर है उसमें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों का आपको डीपली अध्ययन करना है, इसलिए इस वाले प्रश्न को आप कर लेना, जिससे आपको आसानी मिलेगी। ये प्रश्न बोर्ड में भी पूछा जाता है। इसके बाद इसी में अथवा में प्रश्न आता है परमाणु क्रमांक 103, 100, 104, 107, 113 और 116 वाले तत्वों का IUPAC नाम और प्रतीक लिखिए। तो फ्रेंड्स इसमें आपको इनके नाम और प्रतीक लिखना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर ख नंबर प्रश्न आता है निम्न अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। तो आपको फ्रेंड्स क्रियाविधि लिखना है जो अभिक्रिया यहाँ पर दी हुई है। तो फ्रेंड्स क्रियाविधि टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इंटर में भी बहुत ही पूछा जाता है और यहाँ भी। तो ये जो अभिक्रिया है इसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं और ये आपको इंटर में 4 से 5 जगह पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद इसके अथवा में प्रश्न आता है अभिक्रिया BuBr प्लस KCN को गर्म करते हैं जिससे NBuCN प्लस KBr, इसकी क्रियाविधि आपको लिखना है। इसके बाद हमारा 7 का क नंबर प्रश्न आता है संकरण किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रो, ये तो बहुत ही पूछा जाता है भाई, इसे दोस्तों इसे अवश्य ही कर लेना, क्योंकि ये लगभग सभी परीक्षाओं में जो फर्स्ट ईयर की हैं उनमें पूछा ही जाता, चाहे वो अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक। इसके बाद अथवा में प्रश्न आता है फैजान के नियम का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको फैजान के नियम का उल्लेख करना है, ये हमारे चैप्टर जो रासायनिक बंध है उसमें से लिया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके माध्यम से आप किसी तत्व को बता सकते हैं यह आयनिक है या फिर उपसहसंयोजक। इसके बाद इसमें ख नंबर प्रश्न आता है निम्न का IUPAC नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स आपको IUPAC नाम लिखना है। पहला है CH3COH। तो फ्रेंड्स इसका आपको IUPAC नाम लिखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इसकी संरचना बनाए दे रहा हूँ, आप लोग इसका नाम लिख लेना। इसकी संरचना इस प्रकार होगी C, फिर सिंगल बॉन्ड, इधर CH3 और फिर इधर CH3 और फिर इधर भी CH3 रहेगा और इधर फ्रेंड्स जो हमारा चौथा बॉन्ड होगा उससे OH जुड़ा रहेगा। तो इसका जब IUPAC नाम लिखोगे तब आप इसका इधर से काउंटिंग कर लेना, क्योंकि इधर OH ग्रुप लगा है। तो इसका IUPAC नाम 1,1 डाई मेथिल एथेनॉल हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसी में आता है CH3CH2CHO CH3। तो फ्रेंड्स इसका भी नाम आप सभी को लिखना है। और फिर इसके बाद आता है CH3 सिंगल बॉन्ड NH और फिर सिंगल बॉन्ड C2H5। इसके बाद इसी में चौथा प्रश्न आता है CH3COO C2H5 का IUPAC नाम लिखना है। इसके बाद इसी में आता है CH3CHOH COOH का भी IUPAC नाम आप सभी को लिखना है। तो फ्रेंड्स IUPAC नाम आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि इंटर में भी ये पूछे जाते हैं और ये आपके बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत ही सहायता करेंगे। इसलिए आप सभी को IUPAC नाम सीख लेने हैं। और यदि आप इनमें से कोई IUPAC नाम लिखने में असमर्थ हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस प्रश्न का नंबर लिख देना, मैं उसका IUPAC नाम लिखकर आप तक भेज दूँगा। इसके बाद इसी में अथवा में है निम्न की संरचना सूत्र लिखिए। पहला है प्रोपेनोइक अम्ल, दूसरा है पेंटेन 2 तीसरा है 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। तो
इसी के साथ हमारा पेपर जो है वो समाप्त हो जाता है। और ये पेपर आप सभी के लिए मैंने खास कर लाया था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे मैंने अपने दोस्त से सीतापुर कॉलेज से मंगवाया था जो कि वहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने बहुत ही मेहनत से मंगवाया है और आप तक भेजा है, इसलिए आप मेरी मेहनत का कद्र करते हुए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक अवश्य ही भेजें। और जैसा कि आप जानते हैं टाइम एग्ज़ाम का बहुत ही निकट है, तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सवाल बनाने चाहिए, पेपर करने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपकी प्रैक्टिस देखी जाएगी। आप 3 घंटे में अपने आप को कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप कितना कर सकते हैं, उतने में ये देखा जाएगा। आपने साल भर कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा, क्या पढ़ा, ये कोई नहीं देखेगा। वहाँ पर 3 घंटे में जो आप करेंगे उसी को सभी लोग देखेंगे। इसलिए प्रैक्टिस एक आदमी को बहुत ही बेहतर बनाती है और आप सभी को इस समय प्रैक्टिस की ही आवश्यकता होती है। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। आशा है आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी।